18 अगस्त 1945 ताएहोकू एयरपोर्ट, जो आज के ताइवान में स्थित है। दोपहर का वक्त, आसमान में तेज गड़गड़ाहट और अचानक एक जापानी सैन्य विमान रनवे से उठते ही लड़खड़ाने लगता है। कुछ ही सेकंड में एक भयानक धमाका, आग की लपटें, धुएं का गुबार और इसी आग के बीच एक नाम जो आज भी करोड़ों दिलों में जलता है, नेताजी। लेकिन रुकिए, अगर उस दिन विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई थी, तो फिर क्यों आज तक उनके शरीर का कोई पुख्ता सबूत भारत नहीं पहुंचा? क्यों उनकी अस्थियां आज भी जापान के एक मंदिर में रखी हैं? और क्यों दशकों बाद भी देश में ये सवाल जिंदा है, क्या नेताजी सच में मरे थे या वो कहीं और जिंदा थे? आज हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे, तथ्यों के साथ, दस्तावेजों के साथ और उन सवालों के साथ जिनका जवाब आज भी अधूरा है। 23 जनवरी 1897, कटक, ओडिशा। एक ऐसा बालक जन्म लेता है जो आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देगा। नाम सुभाष। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, जो उस समय भारतीयों के लिए लगभग असंभव मानी जाती थी। लेकिन 1921 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य कुर्सी नहीं, आजादी था। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, से मतभेद हुए, अहिंसा बनाम सशस्त्र संघर्ष। 1938 में वे कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1939 में दोबारा चुने गए, लेकिन गांधी जी के समर्थन के बिना। मतभेद इतने बढ़े कि उन्होंने इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार उन्हें खतरा मानने लगी, उन्हें नजरबंद किया गया। लेकिन 16 जनवरी 1941 की रात कोलकाता में उनके एल्गिन रोड वाले घर के बाहर पुलिस की निगरानी। अंदर नेताजी अपने भतीजे की मदद से वेश बदलते हैं, दाढ़ी, चश्मा, पठानी पोशाक। वो जियाउद्दीन बनकर घर से निकलते हैं। कोलकाता से गोमो, फिर पेशावर, फिर अफगानिस्तान और वहां से जर्मनी। 1941-43 के बीच वे जर्मनी में रहे। उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। लक्ष्य था दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। बाद में 1943 में वे जर्मन पनडुब्बी से जापान की ओर रवाना हुए। एक अभूतपूर्व यात्रा, जर्मन और जापानी पनडुब्बियों के बीच समुद्र में ट्रांसफर। जापान पहुंचकर उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और फिर सिंगापुर में उन्होंने ऐलान किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईएनए का पुनर्गठन हुआ। उन्होंने आरजी हुकूमत आजाद हिंद की स्थापना की। अंडमान और निकोबार द्वीपों का नाम बदलकर शहीद और स्वराज रखा गया। 1944 में आईएनए ने इम्फाल और कोहिमा की ओर कूच किया, लेकिन जापान की हार के साथ हालात पलट गए। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। जापान पर परमाणु बम गिर चुके थे और यहीं से शुरू होती है नेताजी की अंतिम यात्रा की कहानी। जापान हार चुका था। बताया जाता है कि नेताजी मंचूरिया के रास्ते सोवियत संघ जाना चाहते थे। 18 अगस्त 1945 ताएहोकू एयरपोर्ट से एक जापानी मित्सुबिशी बम्बार्जक विमान उड़ान भरता है। कुछ गवाहों के अनुसार उड़ान भरते ही इंजन फेल हुआ, विमान गिरा। नेताजी गंभीर रूप से जल गए। उन्हें ताएहोकू के एक सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां शाम तक उनकी मृत्यु हो गई। ये जानकारी मुख्यतः जापानी अधिकारियों और आईएनए के कुछ साथियों के बयान पर आधारित है, खासकर हबीबुर रहमान के। बताया गया कि उनका अंतिम संस्कार ताएहोकू में हुआ और अस्थियां जापान भेज दी गईं। आज वो अस्थियां रेनकोजी टेम्पल, टोक्यो में रखी हैं। लेकिन अगर सब कुछ इतना साफ था, तो फिर सवाल क्यों उठे? सबसे पहला सवाल, कोई आधिकारिक भारतीय अधिकारी उस समय मौजूद क्यों नहीं था? दूसरा, कोई फोटो, कोई मेडिकल रिपोर्ट, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र भारत सरकार को तत्काल क्यों नहीं मिला? तीसरा, ब्रिटिश खुफिया रिपोर्टों में अलग अलग संकेत क्यों मिले? कई भारतीयों को विश्वास नहीं हुआ कि नेताजी इतनी आसानी से चले गए। उनकी छवि एक साहसी, रणनीतिक और दूरदर्शी नेता की थी। कुछ लोगों ने कहा वो सोवियत संघ पहुंच गए थे, कुछ ने कहा उन्हें सोवियतों ने हिरासत में लिया। भारत सरकार ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए 3 प्रमुख जांच करवाईं। पहली शाहनवाज समिति 1956 प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल में बनी। समिति ने जापान जाकर गवाहों से पूछताछ की। निष्कर्ष, नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हुई। लेकिन समिति के एक सदस्य सुरेश बोस, नेताजी के भाई, ने असहमति जताई। दूसरी, खोसला आयोग 1970 न्यायमूर्ति जीडी खोसला की अध्यक्षता में, उन्होंने भी यही निष्कर्ष दिया, विमान दुर्घटना में मृत्यु। तीसरी, मुखर्जी आयोग 2000-2005 न्यायमूर्ति मनोज कुमार मुखर्जी की अध्यक्षता में। इस आयोग ने विस्तृत जांच की,
ताइवान सरकार से भी संपर्क किया। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि ताइवान के रिकॉर्ड में उस दिन किसी विमान दुर्घटना का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला और रिनकोजी मंदिर की अस्थियां नेताजी की होने का निर्णायक प्रमाण नहीं है। लेकिन 2006 में भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। और फिर आती है वो बात, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमयी साधु जिन्हें लोग गुमनामी बाबा कहते थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि वे ही नेताजी थे। उनकी लिखावट, कुछ निजी वस्तुएं और कुछ दस्तावेजों का हवाला दिया गया, लेकिन डीएनए जांच में निर्णायक प्रमाण नहीं मिला कि वे सुभाष चंद्र बोस थे। यह सिद्धांत आज भी चर्चा में है, लेकिन आधिकारिक रूप से सिद्ध नहीं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि नेताजी सोवियत संघ पहुंचे थे। उस समय सोवियत संघ के नेता थे स्टालिन। कुछ दस्तावेजों में संकेत हैं कि सोवियत खुफिया एजेंसियों के पास उनके बारे में जानकारी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस दस्तावेज सामने नहीं आया जो ये साबित करे कि वो 1945 के बाद जीवित थे। तो क्यों नेताजी के बारे में आज भी इतनी अधूरी जानकारी क्यों है? क्योंकि कोई शव भारत नहीं लाया गया, अस्थियों की डीएनए पुष्टि नहीं हुई, जांच आयोगों में मतभेद रहे, कई फाइलें दशकों तक गोपनीय रहीं। 2015 के बाद कुछ फाइलें सार्वजनिक की गईं, लेकिन उनमें भी कोई निर्णायक नया प्रमाण नहीं मिला। तो सच क्या है? इतिहास के उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेज और 2 जांच आयोगों का निष्कर्ष यही कहते हैं कि 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हुई, लेकिन मुखर्जी आयोग ने इस पर सवाल उठाए। इसलिए आज की तारीख में विमान दुर्घटना सिद्धांत सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया आधिकारिक संस्करण है, लेकिन ये रहस्य पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। और शायद यही कारण है कि नेताजी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचार बन गए। एक ऐसा विचार जो कहता है, आजादी भीख में नहीं मिलती, छीननी पड़ती है। उनकी गुमसुदगी का रहस्य भले अधूरा हो, लेकिन उनका योगदान इतिहास में अमर है। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत है।